हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। हम लोग आज बात करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन के बारे में कि स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया एक हीट्रोजेनस डिसऑर्डर है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में बहुत सारी रिलेटेड सिम्टम्स, रिलेटेड कंडीशंस होती हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय बेसिकली you have disorganized behavior, disorganized thinking and perception। जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक है उसका जो व्यवहार है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, उसका जो रियलिटी से कनेक्शन है वो टूट जाएगा, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी। तो रियलिटी से उस व्यक्ति का कनेक्शन टूट चुका है, उसका परसेप्शन डिस्टॉर्टेड है, उसका थिंकिंग, उसका थॉट प्रोसेस डिस्टॉर्टेड है और उसका व्यवहार भी बिजार होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में 1% हिस्सा ऐसा है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। सो दोज पीपल 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद हम बोलते हैं कि इट इज क्रॉनिक इन नेचर, ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है, ऐसा नहीं है कुछ टाइम के लिए हुआ और फिर वो ठीक हो जाएगा। तो टिपिकली ये स्टार्ट होता है लेट एडोलेसेंस में या फिर अर्ली अडल्टहुड तक और इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और सपोर्ट। इसमें लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलेंगे, लॉन्ग टर्म तक उस पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, बेसिकली कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे होंगे जो स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। पॉजिटिव सिम्टम्स का ये मतलब नहीं है दैट समथिंग गुड इज हैपनिंग। पॉजिटिव सिम्टम्स का इधर मतलब है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल एक्सपीरियंस बढ़ा है, ऐड हुआ है। सम एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैव बीन एडेड टू द नॉर्मल फंक्शनिंग, जो नॉर्मल फंक्शनिंग में ऐड हुए हैं एंड दीज आर एक्सेस इन नेचर, ज्यादा है, वो कम नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है बट नॉर्मल से ज्यादा है। अब क्या क्या है ऐसी चीजें, सबसे पहले बात करते हैं हेल्यूसिनेशंस की। हेल्यूसिनेशन बेसिकली क्या होता है, द पर्सन सीज, हेयर्स or smells or has experiences of something which actually is not present in the environment। कोई ऐसा स्टिमुलस है जो प्रेजेंट ही नहीं है एनवायरनमेंट में, लेकिन क्लाइंट को, पेशेंट को फिर भी लगता है कि वो चीज अभी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसको बोलेंगे हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन बेसिकली व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यक्ति का लगता है उसको कि ही इज हियरिंग समथिंग, ही इज सीइंग सम पीपल, ही इज हैविंग सम स्मेल लाइक सेंसेशंस। तो टेक्टाइल मतलब टच से रिलेटेड उसको सेंसेशन होती हैं बट वहां पे कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशंस। दूसरी चीज आ जाती है डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स होते हैं उसके फॉल्स बिलीव्स, उसके गलत झूठे विश्वास। वो विश्वास करता है ऐसी चीजों पर बट वो चीजें एक्चुअलिटी में प्रेजेंट हैं ही नहीं, वैसी चीज वैसा कुछ हो ही नहीं रहा। इसमें कौन कौन से डेल्यूजन्स आते हैं, परसेक्यूटरी। परसेक्यूटरी मतलब कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू गेट टू मी, ये हो जाएगा परसेक्यूटरी उसका डेल्यूजन। फिर आ जाता है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस में उसको लगता है कि वो ही सबसे ताकतवर है। सो ही इज मोस्ट पावरफुल, उसको ऐसा लगता है। तो वो कॉम्प्लेक्स होता है गॉड कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनको वो होने लगता है। और है एक रेफरेंशियल डेल्यूजन। रेफरेंशियल डेल्यूजन वो होंगे जहां पे उसको लगता है कि सम अदर पीपल आर रेफरिंग टू हिम इन एवरी कॉन्वर्जेशन। मान लीजिए अगर आपका क्लाइंट ऐसे बोलता है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो भी न्यूज़ छपी होती हैं उसमें कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग है उस व्यक्ति के लिए, तो वो रेफरेंशियल डेल्यूजन्स का शिकार है। तीसरी चीज है आपके डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर। जो व्यक्ति का व्यवहार है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, बिजार होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज से उसकी जो डेली फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी। अगर हम बात करें स्पीच की, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच से मतलब ये है कि उसके एसोसिएशंस जो हैं वो लूज है, वर्ड सैलेड है, मतलब वो कभी भी कोई भी शब्द इस्तेमाल कर देता है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वो बोल रहा है। मान लीजिए एक टाइम के लिए आपका क्लाइंट अभी आपको बोलता है दैट ही वांट्स टू बिकम अ टीचर, थोड़ी ही देर बाद वो बोलता है कि आई वांट टू बिकम अ पायलट, कुछ सेकंड्स बाद वो बोलता है आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, लूज एसोसिएशंस हैं, डीरेलमेंट है, स्पीच कहीं ना कहीं उसकी खराब है, वो कभी कुछ बोल रहा है, वो कभी कुछ और बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम नेगेटिव जो सिम्टम्स हैं उनके ऊपर।
नेगेटिव सिम्टम्स क्या होंगे, जिसमें किसी ना किसी नॉर्मल फंक्शनिंग में कमी आएगी। सो रिडक्शन अगर नॉर्मल जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, नॉर्मल इमोशंस है, नॉर्मल बिहेवियर है, उनमें कमी हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि नेगेटिव सिम्टम है, यानी कि द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन मतलब मोटिवेशन की कमी है। देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लाइंट। क्लाइंट कोई भी गोल डायरेक्टेड व्यवहार करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी एक्टिविटी करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसका मोटिवेशन खत्म हो गया है, तो दैट इज एवोल्यूशन। दूसरा है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया जहां पे प्लेजर खत्म हो गया है, जो एक्टिविटीज उसको पहले प्लेजरेबल लगती थी, दोज एक्टिविटीज आर नो लॉन्गर प्लेजरेबल टू द क्लाइंट। अब वो उसको प्लेजरेबल नहीं लगती हैं, तो इसको बोलेंगे हम एनहेडोनिया। तीसरी चीज है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट या अफेक्टिव फ्लैटनिंग एंड एलोजिया। अफेक्टिव फ्लैटनिंग का मतलब है कोई भी एक्सप्रेशंस वो नहीं दिखा रहा है, देयर इज रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं क्लाइंट के वो कम हो गए हैं। एंड एलोजिया इज पॉवर्टी ऑफ स्पीच। शब्दों की कमी है, वो बोलता कम है, अपने आप को एक्सप्रेस कम करता है, तो ये होंगे नेगेटिव सिम्टम्स। बेसिकली पॉजिटिव सिम्टम्स वो होंगे जब कुछ ना कुछ बिहेवियर ऐड हो रहा है विच इज नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है उससे ज्यादा एडिशन है। नेगेटिव सिम्टम्स वो होंगे जहां पे व्यवहार कम हो रहा है, नॉर्मल जो फंक्शनिंग है व्यक्ति की वो कम हो जा रही है, तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद हम बताते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी बेसिकली क्या है? कॉजेस। क्या कारण है स्किज़ोफ्रेनिया होने के, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम बोलें कि स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल बोलता है कि एक व्यक्ति की बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी जब उसके एनवायरमेंटल स्ट्रेसर से जुड़ती है तब उस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको बायोलॉजिकली जो उसके पेरेंट्स हैं, उसका फर्स्ट ग्रेड फैमिली है, कोई भी उसका रिलेटिव है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी कि वो ऑलरेडी ही खतरे में है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया हेरिडिटी में भी होता है। तो बेसिकली जो व्यक्ति बायोलॉजिकली वल्नरेबल है, अगर वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर, हमारा सबका थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड है, मान लो एक व्यक्ति है वो तो इस लेवल तक ही उसका थ्रेशोल्ड है, दूसरा है उससे ऊपर है, तीसरा है उससे ऊपर ज्यादा, वो मतलब अपने लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस अगर करता है तो भी वो कंट्रोल कर लेगा अपनी लाइफ को। लेकिन जब वो थ्रेशोल्ड पूरा हो जाता है, जो पूरा किस वजह से होगा? एनवायरमेंटल स्ट्रेसर से। वो बांध उसका टूट चुका है। अब अगर वो बायोलॉजिकली वल्नरेबल भी था, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ ऐसे शामिल हो गए, मान लीजिए कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ उसकी लाइफ में, एक लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो उस कारण से उन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर से और उसकी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, इन दोनों चीजों से मिलकर स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत हो सकती है। तो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल जो है वो यही बताता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है वो बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस से मिलती है सफिशिएंट अमाउंट में, तब स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो ये है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जिसकी वजह से एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है? क्या क्या ऐसी चीजें होंगी? सबसे पहली बात है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल 100% शेयर करते हैं, क्योंकि एक ही एग फ्यूज हुआ था जिसकी वजह से दो अलग अलग दो बच्चे हुए हैं, बट उनका जेनेटिक मेकअप सिमिलर है, तो उनमें 50% चांसेस बढ़ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के अगर एक ट्विन में ऑलरेडी स्किज़ोफ्रेनिया है, और यही चांसेस 15% रह जाते हैं अगर कोई डाइजाइगोटिक ट्विंस है। डाइजाइगोटिक ट्विंस नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह ही होते हैं, 50% ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो शेयर करते हैं, तो 50% जेनेटिक मटेरियल शेयर करेंगे तो उन लोगों में 15% चांसेस ज्यादा होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। यानी कि अगर एक डाइजाइगोटिक ट्विन है उसको स्किज़ोफ्रेनिया है तो दूसरे बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के 15% चांसेस होते हैं। अब आ जाती है हमारी फैमिली।
जेनेटिक्स में भी स्किजोफ्रेनिया होता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति के फर्स्ट फैमिली यानी कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इनको किसी को स्किजोफ्रेनिया है तो 10 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डोपामिन हाइपोथेसिस पे। दीज आर ऑल द कॉजेशन, एटियोलॉजी की ही बात चल रही है। डोपामिन हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि बायोलॉजी, जो हमारी ब्रेन की बायोलॉजी है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि स्किजोफ्रेनिया का कारण क्या है। हमारा ब्रेन रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि डोपामिन। ठीक है, डोपामिन रिवॉर्ड हार्मोन होता है, जो रिवॉर्डिंग हार्मोन है। अगर इसकी एक्सेस है ब्रेन में, आपकी जो एक्टिविटी है डोपामिन की वो अगर ज्यादा है, एक्सेस है, तो क्या होगा, पॉजिटिव सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि हेल्यूसिनेशंस और डेल्यूजन। तो डोपामिन अगर ज्यादा है, प्री फ्रंटल लोब में अगर डोपामिन ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस ऑफ डोपामिन है तो इससे क्या होगा, हेल्यूसिनेशन और डेल्यूजन्स हो जाएंगे। दूसरी चीज है हाइपर डोपामिनर्जिया। हाइपर डोपामिनर्जिया मतलब ज्यादा एक्सेस एक्टिविटी है अगर सब कॉर्टिकल रीजन्स में तो क्या होगा, पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे। हाइपो डोपामिनर्जिया है अगर कम है डोपामिन, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। अगर हाइपो है यानी कि कम है डोपामिन की एक्टिविटी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में तो उससे हम नेगेटिव सिम्टम्स को रिलेट कर सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू नेगेटिव सिम्टम्स, यानी कि जहां पे कम एक्टिविटी है, रिड्यूस्ड डोपामिन की एक्टिविटी है, तो वहां पे नेगेटिव सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। अगर हम बात करें बियॉन्ड डोपामिन की, डोपामिन से बाहर अलग क्या चीजें हैं, ग्लूटामेट और गाबा के डिसफंक्शन के कारण भी स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, ये नई स्टडीज बताती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हमारी हम ब्रेन स्ट्रक्चर पे और एबनॉर्मेलिटी। ब्रेन स्ट्रक्चर और एबनॉर्मेलिटी में क्या क्या आ जाएगा, न्यूरो इमेजिंग जो स्टडीज हैं वो बार बार ये रिवील करती हैं कि ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उन व्यक्तियों की जो स्किजोफ्रेनिक हैं, यानी कि स्किजोफ्रेनिया से ब्रेन की जो एनाटॉमी है वो ऑल्टर होती है, इट ऑल्टर्स द एनाटॉमी ऑफ योर ब्रेन। सबसे पहली चीज क्या बताते हैं, एनलार्ज्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, लेटरल वेंट्रिकल है मोस्टली, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है स्किजोफ्रेनिया में वो है लेटरल वेंट्रिकल, वो बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू लॉस होगा उस ब्रेन एरिया में। उस ब्रेन एरिया में टिश्यू लॉस होगा उन पेशेंट्स के जो स्किजोफ्रेनिक हैं, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज हो जाती है फिर आपकी रिड्यूस्ड हिपोकैम्पल एंड एमिगडाला वॉल्यूम। हिपोकैम्पस जो ब्रेन का पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू मेमोरी, मेमोरी में डेफिसिट आने लग जाएंगे क्योंकि रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, घट गई है। अगर हिपोकैम्पस पे इफेक्ट आया है तो मेमोरी डेफिसिट्स आएंगे, अगर एमिगडाला पर इम्पैक्ट आया है तो आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग इम्पेयर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इमोशनल एक्सप्रेशंस जो है वो खराब हो जाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग जो है वो खराब हो जाएगी। तीसरी चीज आ जाती है फिर हमारी हाइपोफ्रंटैलिटी। हाइपो मतलब कम, रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज एसोसिएटेड विद योर नेगेटिव सिम्टम्स। तो ये है नेगेटिव सिम्टम्स से रिलेटेड। हाइपोफ्रंटैलिटी मतलब फ्रंटल लोब में प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वहां पे डोपामिन की एक्टिविटी कम हो गई है तो उसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और अगर ज्यादा हो गई है तो पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डेवलपमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। पहली बात है आपकी प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड जहां पे बच्चा अभी क्या है, अभी बर्थ नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे क्या है, मेटर्नल इन्फेक्शन, अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई माल न्यूट्रिशन है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, बच्चे का जन्म के टाइम पे जो वेट है वो बहुत कम है, इसकी वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है, स्किजोफ्रेनिया होने के चांसेस या वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा है बर्थ और इन्फेंसी की बात करें तो एक चीज है सीजन ऑफ बर्थ इफेक्ट। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे ठंड में, विंटर्स में पैदा होते हैं उनको ज्यादा रिस्क होता है स्किजोफ्रेनिया होने का, बिकॉज उस टाइम पे वायरल होने का चांस ज्यादा होता है, वायरल एक्सपोजर ज्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा सा चांस स्किजोफ्रेनिया होने का बढ़ जाता है। तीसरी चीज आ जाती है उसका चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड ट्रोमैटिक है, एडवर्सिटीज हैं उसके चाइल्डहुड में, अर्बन अपब्रिंगिंग है,
वो सोशल आइसोलेशन है, यानी कि वो अकेला रहा है जिंदगी में, तो इसके कारण भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनली एडोलेसेंस में अगर वो कैनबिस का इस्तेमाल करता है, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, मेजर कोई लाइफ स्ट्रेसर आ गया है, यानी कि किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, उसके लाइफ में बहुत ही एक मेजर चेंज आया है, मेजर स्ट्रेसर आया है, या सोशल प्रेशर है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया ट्रिगर हो सकता है। उसकी वजह से उसके जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे उसका मैनेजमेंट, कि स्किज़ोफ्रेनिया का आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट की जहां तक बात करें तो हम बात करेंगे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की। जो भी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है वो इस्तेमाल की जाएंगी ताकि जो डोपामीन और सेरोटोनिन की एक्टिविटीज हैं उनको नॉर्मलाइज किया जा सके। दूसरी चीज है साइकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी जैसे सीबीटी है, फैमिली थेरेपी है, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोई भी थेरेपी है, तो वो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी ताकि उसके फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके और उसको एज अ ह्यूमन जो सफर कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया से, उसको भी कुछ ना कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सके। फाइनली है साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन में उसको सपोर्ट करा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिलाई जाएगी, उसकी हाउसिंग से रिलेटेड सपोर्ट किया जाएगा, पीयर सपोर्ट मिलेगा, उसको सोशल फंक्शनिंग को बेटर करने की कोशिश की जाएगी। फ्यूचर में अगर हम बात करें तो न्यूरो जो बायोलॉजी है, साइंस है, वो डेवलप हो रही है, धीरे धीरे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, धीरे धीरे नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मे बी स्किज़ोफ्रेनिया की जो क्योर है वो पॉसिबल हो पाएगा। एट दिस टाइम स्किज़ोफ्रेनिया का कोई क्योर नहीं है, बट देयर इज ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की जा सकती है, सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, लाइफ को थोड़ा बेटर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें क्योर की स्पेसिफिकली, तो देयर इज नो पर्टिकुलर क्योर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये है छोटा सा डिस्कशन अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें रियलिटी से टच जो है वो छूट जाता है, डिस्टोर्टेड थिंकिंग है, डिस्टोर्टेड उसका परसेप्शन है, उसका बिहेवियर बिजार है। उसके कुछ कारण हैं, कारण हमारी ब्रेन की एनाटॉमी चेंज हो जाती है, वो हो सकता है। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है जो बताता है बायोलॉजिकली जो वल्नरेबल लोग हैं और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स के मिलने के कारण स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल कारण हैं जैसे कि डोपामिन हाइपोथेसिस है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज के लिए इतना ही। आगे और लेक्चर्स के लिए और मुझसे पढ़ने के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर कमेंट, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।